राजस्थान प्रदेश में विगत दिनों से प्रचंड शीतलहर का प्रकोप जारी है और इस परिस्थिति को देखते हुए समस्त प्रदेशवासियों के लिए विशेष संदेश जारी हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। ठंड के साथ इस समय कुछ जगह बारिश भी हुई है। मावठ से भी बढ़ने वाली सर्दी से हम सबको अपना बचाव करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्दी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और उचित आहार का प्रबंधन करें। यदि संभव हो तो अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को भी सहायता प्रदान करें। ठंड के इस मौसम में हमारे आसपास के जीव जंतु भी हमारी सहायता और संवेदनशीलता के पात्र हैं, इसलिए उनके लिए भी पानी और भोजन की व्यवस्था करें। राजस्थान सरकार इस सर्दी के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों, आश्रय स्थलों और रैन बसेरों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में सक्रिय है। मैं आप सभी सक्षम नागरिकों से विनम्र अपील करता हूं कि इस ठंड के मौसम में ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएं। आपकी उदारता का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम सभी जो जिस तरह की सर्दी है उसमें सभी का सहयोग करते हुए सर्दी से बचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में हैं और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि और अंतिम अरदास कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब कार्यक्रम में अरदास कार्यक्रम आयोजित जब हुआ तो गोविंद सिंह डोटासरा वहां पहुंचे और उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। और ये आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां मौजूद रहे और इसी के साथ ही आपको पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के तमाम नेता, गोविंद सिंह डोटासरा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आयोजित जो हुआ श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में वहां पर पहुंचे। तिजारा चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ नवनिर्मित भोजनशाला और यात्री निवास का लोकार्पण करने पहुंचे। भोजनशाला और यात्री निवास की देखरेख कर रहे मंदिर अध्यक्ष मुकेश जैन और वरुण जैन ने बताया कि 2500 वर्ग मीटर जमीन में निर्मित 3 मंजिला भोजनालय और यात्री निवास बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 100 कार खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। आपको बता दें, विराजमान आचार्य विज्ञान भूषण महाराज, मुनि अनुशरण सागर महाराज, मुनि प्रभा सागर महाराज, आर्थिका अनुसारमती अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, पूर्व मामन सिंह यादव, बनवारी लाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। चंद्रप्रभु की जो स्थली है और इस पूजा स्थली का अपना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इस समय पूरे संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्म की जानकारी की नहीं है, धर्म तो धारण करने की। धर्म की जानकारी बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सब जगह है, लेकिन धर्म को धारण करना सबसे कठिन है। और इसलिए ये स्थल धर्म को धारण करने के लिए लोगों के मन में पवित्र संकल्प को जागृत करने का स्थान है। इस स्थान की मर्यादा में मैं तो चाहता था कि आचार्य विज्ञान भूषण जी को मैं सुनूं, पर उनका आदेश हुआ मैं पहले बोलूंगा।
अब मैं कोई प्रोफेशनल कवि तो हूँ नहीं कि लंबा बोलूँ, तो मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ आचार्य विज्ञान भूषण जी से कि वो अपना मुद्दा रखें। कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पाली संभाग समेत 9 जिले निरस्त करने वाले आदेश को सही ठहराते हुए बताया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो जिले और संभाग आनन फानन में चुनावी फायदे के लिए बनाए थे वो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं थे। कई ऐसे जिले भी बना दिए तो जिले के मापदंडों को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। वहां की जनसंख्या का अनुपात भी सही नहीं था। साथ ही जिलों में जिला परिषद के वार्डों की संख्या भी पूर्ण नहीं हो रही थी। हमारी सरकार ने सोच विचार करके कैबिनेट मंत्रालय के मंत्रियों समेत सीनियर ब्यूरोक्रेसी की सलाह और मशवरे के आधार पर जिले और संभाग निरस्त किए हैं। इससे सरकारी धन का अपव्यय नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन कर यदि संभव हुआ तो हमारी सरकार ने नए जिले बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर नए जिले बनाने को लेकर विचार किया है। आगे सरकार और भी कई बड़े फैसले इस पर ले सकती है, उन्होंने ऐसा इशारों में कहा। सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त किया। आज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत हैं और पाली संभाग को निरस्त किया है, तो उनको लेकर क्या कहना है? सर बताइए, जो पाली संभाग को भी निरस्त किया, क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बीच में कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट आई, साथ ही एक मंत्रिमंडल कमेटी भी बनाई जिसमें मंत्रिमंडल कमेटी की भी रिपोर्ट आने के बाद में ये निश्चित हुआ कि भाई जो पहले जिले बनाए थे, जिले आनन फानन में किसी को खुश करने के लिए बनाए थे और वो कोई ज़िले ऐसे थे जहाँ जिला परिषद के वार्ड भी पूरे नहीं बन रहे थे। और जब जिला परिषद के वार्ड ही पूरे नहीं बनेंगे तो जिला परिषदों के चुनाव कैसे होंगे? और वापस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो जिले, जो 9 जिले वो निरस्त किए। संभाग वाली बात है तो 7 संभाग अभी राजस्थान में है और 3 संभाग सीकर, बांसवाड़ा और पाली बनाए थे, तो तीनों के तीनों संभाग वापस रद्द किए। संभाग के लिए भी पूर्व भारतीय सरकार ने एक संभाग बनाने के लिए 2000 से 2500 करोड़ की ज़रूरत होती है जो पूरा संभाग बनता है। उन्होंने बिना बजट में प्रावधान किए आनन फानन में घोषणाएं की, इसलिए वो घोषणा फिजिबल नहीं थी, घोषणा ज़मीन पर उतरने लायक नहीं थी, इसलिए अभी हमारी सरकार ने उसे निरस्त किया है। और निश्चित रूप से आगे जैसे जिलों की जो है ना आवश्यकता होगी तो कभी सही जांच करके वापस सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उसके बाद भी संभाग को निरस्त किया, क्या कहना? वो पूरे राजस्थान का मामला है। कैबिनेट मंत्री सब जगह होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूरे राजस्थान के हैं, तो ऐसा है नहीं उसमें। वो तो कमेटी की रिपोर्ट आती है, फिजिबल होता है, वहीं पर बनता है, तो फिजिबल नहीं था इसलिए सरकार ने इसे निरस्त किया। विपक्ष लगातार विरोध कर रही है, उसको लेकर क्या? विपक्ष का काम है ना उल्टी सुल्टी, पहले उन्होंने उल्टी सुल्टी घोषणाएं की भाई उन्होंने घोषणा सही की होती तो ये रद्द नहीं होते ना। पूरा 17 जिले उनको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आप पहले ही सर्वे करा करके सही ज़िले बनाते हैं जहाँ जिला परिषद के वार्ड बन सके, सही तरीके से उनकी जनसंख्या के आधार भी बनाते, पूरे के पूरी सर्वे करके बनाते, तो ये रद्द करने की नौबत ही नहीं आती ना। अब विरोध करते हैं, विरोध करने से क्या होगा? आपने गलत काम किया तो उसको सही करना तो हमारा काम है, करेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय सिर्फ थोड़ी घोषणा उन्होंने की थी और वाहवाह लूटने के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी उसको लेकर भजनलाल सरकार ने कमेटी की जांच के बाद जिले निरस्त किए। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के ग्राम सेवा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम द्वारा कल देर रात को प्रसव के लिए आई महिला की डिलीवरी करवाने से मना करने और महिला का सर्द रात में अस्पताल के बाहरी खुले में ही प्रसव हो जाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में सीएमएचओ ने आरोपी एएनएम को निलंबित कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जुंदिया के मुताबिक इस मामले में विभागीय जांच की गई थी, जिसमें सेवा के एएनएम परमजीत कौर को कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया।
इस मामले में जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने एएनएम को निलंबित करने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जुनदिया ने एएनएम परमजीत कौर को निलंबित कर दिया है। कल 11:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली, हमारे डीसीओ साहब हैं, उन्होंने बताया कि सर इस तरीके से सेवा गाँव में रात को 1 तारीख की रात को एक घुमंतु परिवार है बनवागड़िया, उनके कोई प्रसूता को वो लेके और सब सेंटर सेवाओं के ऊपर आए थे, जो नागनू खंड में पड़ता है। रात को वहाँ उन्होंने जब पूछताछ की तो पता चला कि एएनएम जो है वो पास के किसी घर में सोने के लिए गई हुई है। उसको वहाँ बुलाया गया, लेकिन वो उसने आने से मना कर दिया। तो उसी दौरान वो प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं झुंझुनू में बिजली जनित हादसों को रोकने के लिए कवायद शुरू की गई है। इसके लिए अजमेर डिस्कॉम के एसई महेश कुमार टीबड़ा के निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत आमजन को बिजली जनित हादसों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। एसई महेश कुमार टीबड़ा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ पीएम सूर्यघर योजना का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति सोलर के जरिए अपनी बिजली का बिल 0 तक ला सकता है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना को लेकर जिले में अभी तक आशातीत परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन अजमेर डिस्कॉम इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए सभी इंजीनियर्स और बिजली कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वे अपने अपने इलाकों में लोगों को जागरूक कर सकें। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और अपने मनपसंद वेंडर को चुनकर इस योजना के तहत अपने घर और अपने संस्थानों पर सोलर लगवा सकते हैं लोग और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि आप लोग पीएम सूर्यघर योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और सेफ्टी के लिए भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सभी लोग बिजली से, तारों से, पोलों से दूर रहें, इनको अनावश्यक रूप से न छुएं। बिजली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत भी हैं, लेकिन सभी लोग इससे जागरूक रहें। वहीं नीमका थाना में जिले को यथावत रखने की मांग की गई है, जिसमें नीमका थाना जिले को निरस्त किए जाने के क्रम में रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया और पाटन तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर पूर्व प्रधान कांता प्रसाद शर्मा समेत अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज 3 जनवरी 2025 को पूजा अवाना पुलिस अधीक्षक फलोदी और ब्रजराज सिंह चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी द्वारा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान संग्राम सिंह भाटी, सीओ लोहावट समेत जिला फलौदी के समस्त थानाधिकारी और पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के तहत आवंटित स्कूटियों पर फलौदी पुलिस की महिला कांस्टेबल्स की तैनाती की गई है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट फलौदी जिले के विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों, धार्मिक स्थानों, मॉल्स, पार्क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, छीटाकशी, चेन स्नैचिंग जैसी अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए काम करेगी। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित महसूस कराना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के उप निरीक्षण गजेंद्र सिंह के खिलाफ आज अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जंक्शन थाने का घेराव किया। इस दौरान अधिवक्ताओं और एसआई गजेंद्र सिंह में जमकर बहस भी हुई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर दिया। साथ ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में पुलिस कर्मियों का प्रवेश भी रोक दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष नरेंद्र माली ने बताया कि जंक्शन थाने का एसआई गजेंद्र सिंह वकीलों के मामलों में आरोपियों का साथ देता है और जब तक एसआई गजेंद्र पर कार्रवाई नहीं होगी, बार संघ का आंदोलन जारी रहेगा और कोर्ट परिसर में किसी भी पुलिसकर्मी को आने नहीं दिया जाएगा। अब बात बानसूर की। बानसूर के हरसौरा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण 4 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से हुआ, जिसमें घटिया मटेरियल लगाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और एसडीएम अनुराग समेत
तमाम लोग मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को भवन निर्माण को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में कोताही नहीं बरतें। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से सीएचसी भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। समस्त प्रशासन के साथ ही यहाँ सीएचसी को लेकर कुछ लोगों की शिकायतें आ रही थी, इसलिए इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, यहाँ के नायब तहसीलदार जी, एसएचओ और पीडब्ल्यूडी के हमारे जेईएन उपस्थित रहे और मौके पर इसके सैंपल भर के और इसकी पीडब्ल्यूडी की लैब में जांच कराने के लिए कह दिया गया है। साथ ही ये जो यहाँ 5 बीघा ज़मीन है इसको खाली कराकर और अच्छे तरीके से ये बने, इसकी ये सीएचसी के जो कार्य चल रहा है, जो एनएचएम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें कुछ गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है। तो उसके संबंध में जो है आज यहाँ मौका निरीक्षण किया गया। तो जो इनसे सैंपल भरवा के जो ताकि इंडिपेंडेंटली इसकी जांच हो सके, तो पीडब्ल्यूडी की जो सेंट्रल लैब है वहाँ से इसके जो सैंपल्स की टेस्टिंग कराई जाएगी, है ना। किसी भी कीमत में जो गुणवत्ता से समझौता नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा ही अभी जो माननीय विधायक महोदय भी पधारे थे, उनके भी यही निर्देश थे, तो उनके द्वारा भी इस सीएचसी का जो है निर्माण का निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा भी जो है ठेकेदार को इस बारे में गुणवत्ता बनाए रखने की। वहीं झुंझुनू के आबूसर में ग्रामीण हाट बाजार में आज से 10 दिवसीय शेखावटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का आगाज किया गया। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और भाजपा नेता विशंबर पुनिया ने फीता काटकर श्री गणेश किया और श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना के साथ मेले का शुभारंभ किया। उद्योग केंद्र के महाप्रबंधन अभिषेक चौबदार और महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने अतिथियों को मेले का भ्रमण करवाया। हर स्टॉल पर पहुंचकर अतिथियों ने मेले की जानकारी ली और साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आज झुंझुनू में ये हस्तशिल्प और पर्यटन मेले का प्रारंभ हुआ है। इसके शुभारंभ के अवसर पर यहाँ जिलाधीश महोदय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और अनेकों स्टॉल, तरह तरह के सामान, खेल और तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और 12 तारीख तक ये चलेगा। निश्चित रूप से इससे झुंझुनू का जो हस्तशिल्प का उद्योग है उसको की शान, ये मेला आज शुभारंभ किया गया माननीय विधायक महोदय के माध्यम से और इसमें 250 स्टॉल लगाई गई है। पिछले वर्ष 6 करोड़ का बिजनेस हुआ था। झुंझुनू शहर और जिलावासियों के लिए एक प्रकार का मनोरंजन स्थल होगा, व्यापारिक केंद्र होगा, हलचल होगी, मेल मिलाप होगा और ऐसे मेलों से भाईचारा बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है, आपसी समन्वय बढ़ता है। ये